हमने कल की वीडियो के अंदर आप लोगों को 3 क्वेश्चन का होमवर्क दिया था और ये बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप लोगों ने उसे जो व्हाट्सअप किया भेजा। लेकिन मैं चाहता हूं कि सभी बच्चे भेजें। बहुत कम बच्चे भेज पा रहे हैं सभी की तुलना में। 10-20 बच्चे भेजना कोई बहुत ही कम मानता हूं मैं तो। अब सभी बच्चे भाग लें। ये भी हो सकता है कुछ बच्चे क्या करते हैं, पीछे की वीडियो देख रहे होते हैं, 5 दिन पीछे चल रहे हैं, तो वो 5 दिन बाद में भेजेंगे क्वेश्चन। लेकिन उससे पता नहीं चल पाता, साथ साथ में चलना ज्यादा ठीक रहता है, मुझे ऐसा लगता है। तो हम लोग आज संधारित्र से संबंधित एक अदर टॉपिक है, संचित ऊर्जा ज्ञात करना चाहेंगे। इस चैप्टर की शुरुआत से हम लोग जब से संधारित्र शब्द आया है तब से ये जानते हैं कि संधारित्र है क्या। संधारित्र एक ऐसी डिवाइस है, ऐसी युक्ति है जो विद्युत ऊर्जा का संचय करती है। हमने ये भी जाना इस विद्युत ऊर्जा को हम विभिन्न रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जांपल पढ़ा था कि जैसे कैमरा जो होता है, जैसे फोटो खींचते हैं उस पे ऊपर फ्लैश लाइट लगी होती है एक, तो वो फ्लैश लाइट को एकदम से इतनी विद्युत ऊर्जा कहां से प्रोवाइड होती है, उसमें लगे हुए कैपेसिटर में स्टोर विद्युत ऊर्जा उस फ्लैश लाइट को मिलती है और वो उसे प्रकाश में बदल देती है। जैसे कुछ और भी यूजेस हैं, जैसे हम आगे चैप्टर करेंगे इसके यूजेस में पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम हमने ये जाना है कि संधारित्र क्या है। ये विद्युत ऊर्जा के संचय की युक्ति है। विद्युत ऊर्जा के संचय की डिवाइस है और इसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। लेकिन अभी हम लोग एक पीछे के टॉपिकों पर चर्चा करें तो हमने पढ़ा था कि आवेश का जो समूह है, आवेश समूह, आवेशों मतलब n आवेशों का निकाय, ऐसा कुछ टॉपिक थे, उससे क्या संबंधित होती है, स्थितिज ऊर्जा संबंधित होती है और हमने स्थितिज ऊर्जाएं ज्ञात भी की थी। जैसे मैं आपको उदाहरण के लिए याद करवाता हूं कि बिंदु आवेश के कारण हमने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। बिंदु आवेश के कारण स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी। कितनी ज्ञात की थी आपको याद होगा, Q/4πε0 r², नहीं, Q/4πε0 r, Q1 Q2 ये विभव था, Q1 Q2 दो बिंदु आवेश है। बिंदु आवेश है, एक इधर पड़ा है एक इधर पड़ा है और बिंदु आवेशों से निर्मित एक निकाय है। r दूरी पर बिंदु आवेश पड़े हैं, तो इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा हम लोग इस सूत्र से ज्ञात करते थे। तो इससे पता चलता है कि आवेशों के समूह से क्या संबंधित होती है, स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा कैसे ज्ञात की थी हमने स्थितिज ऊर्जा ज्ञात की थी इन आवेशों को अनंत से इस स्थान पर लेकर आने में, विद्युत क्षेत्र के किसी स्थान तक लेकर आने में बाह्य बल ने जो कार्य किया था वही इन आवेश निकायों की क्या थी भाई, स्थितिज ऊर्जा थी। इसी प्रकार से हम ये जानते हैं कि आवेश तो किसमें होता है, संधारित्र में भी होता है। इसका मतलब इससे भी क्या संबंधित है, स्थितिज ऊर्जा। मैं क्या बता रहा हूं कि संधारित्र से क्या संबंधित है, स्थितिज ऊर्जा संबंधित है। अब आपने या बिंदु आवेशों में क्या देखा कि अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आने में बाह्य स्रोत द्वारा जो कार्य किया गया है वही तो स्थितिज ऊर्जा है। तो भी संधारित्र को आवेशित करने में बाह्य स्रोत जो कार्य करेंगी वही संधारित्र में क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा होगी। तो संधारित्र को आवेशित कौन करता है, बैटरी। तो बैटरी द्वारा जो किया गया कार्य होगा वही संधारित्र में किस रूप में संचित होने वाला है, स्थितिज ऊर्जा में, जिसको अपने विद्युत ऊर्जा कहेंगे। संधारित्र के अंदर जो स्थितिज ऊर्जा संचित हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत ऊर्जा कहेंगे। इसे समझने के लिए हम कल्पना करते हैं कि हमारे पास ये रहा एक संधारित्र, हमारे पास एक संधारित्र है और ये पहले क्या है, अनावेशित है। यह है अनावेशित, कोई आवेश नहीं है। इसके ये हो गई दो प्लेट्स, ये टर्मिनल्स हो गए, ए बिंदु और बी बिंदु। अब हमें इसे क्या करना है, आवेशित करना है। तो हम लोग इसके सिरों पर किसको जोड़ेंगे, इसे आवेशित करने के लिए इसके सिरों पर हम बैटरी को जोड़ेंगे। तो देखिए बैटरी क्या करेगी, बैटरी को आपने जोड़ा तो बैटरी क्या करेगी, बैटरी इस प्लेट में से, जो प्लेट फर्स्ट कह रहा हूं मैं जिसे, इस प्लेट में से इलेक्ट्रॉनों को निकाल लेगी और इसमें इलेक्ट्रॉन डाल देगी। मतलब इससे तो इलेक्ट्रॉन कम होते जाएंगे
और इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो आप इसे इस रूप में मान सकते हैं, इस रूप से देख सकते हैं कि मानो यहां से आवेश निकला हो, ऋणावेश, और किस प्लेट में आ गया हो, इस सेकंड प्लेट में आ गया हो। इस रूप से आप इसे देख सकते हैं। तो यहां पर ऋणावेश की क्या हो जाएगी? कमी, अर्थात धनावेश की वृद्धि। और यहां ऋणावेश आ रहा है तो किसकी वृद्धि हो जाएगी? ऋणावेश की। फलस्वरूप प्लेट फर्स्ट तो क्या हो जाएगी? ऋणावेशित, और प्लेट सेकंड क्या हो जाएगी? प्लेट फर्स्ट क्या हो जाएगी? धनावेशित, और प्लेट सेकंड क्या हो जाएगी? ऋणावेशित हो जाएगी। तो यहां से यहां तक ऋणावेश को स्थानांतरित करने में बैटरी द्वारा जो कार्य किया जाएगा उसे अगर हम लोग याद कर लें तो वही क्या होगी? संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। दोबारा सुनिए बात, यहां से यहां तक ऋणावेशित को स्थानांतरित किया तभी तो ये क्या हुआ भाई? आवेशित हुआ ना, तभी तो इस पर क्या आया? आवेश आया ना। तो इस आवेशन क्रिया में बाह्य स्रोत कौन है? बैटरी। तो बैटरी ने क्या किया? यहां से यहां तक इसे डिस्प्लेस करने में, विस्थापित करने में क्या किया? कार्य किया। वो कार्य हम याद कर लें, वो कार्य याद कर लें तो आवेशित करने में किया गया कार्य कहलाएगा वो। और आवेशित करने में किया गया जो कार्य है वही तो क्या है? संचित विद्युत ऊर्जा है। तो ये काम करते हैं अपने। तो मान लेते हैं एक बार के लिए, माना प्लेट पर आवेश, संधारित्र की प्लेट पर आवेश Q डैश है। एक बार के लिए मान लीजिए ये संधारित्र रहा, ये इसकी प्लेट्स हैं, और इस प्लेट पर प्लस Q डैश आवेश है, इस प्लेट पर माइनस Q डैश आवेश है। ये रहा प्लस आवेश और ये रहा माइनस आवेश, और इसकी वैल्यू कितनी है? Q डैश है। ये है प्लस Q डैश और ये है माइनस Q डैश। ओके, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि आवेशन में कितना कार्य किया गया। तो हम एक बार के लिए मान लेते हैं यहां से हमने इलेक्ट्रॉन्स के ग्रुप को पकड़ा और हम लोग इधर छोड़ आए, तभी तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी, धनावेश बढ़ेगा। तो ये वैल्यू कितनी है? dq। कौन सी? इलेक्ट्रॉन्स के समूह के पास आवेश कितना मान लिया? dq। इसको यहां छोड़ के आए तो इलेक्ट्रॉन भाई इधर जाएंगे नहीं, हमें धक्के से लेके जाने पड़ेंगे। क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहे हो तो सामने ऋणावेश है। ऋणावेश है तो कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। तो उस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आपको क्या करना पड़ेगा? इस आवेश समूह को लेकर के जाना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस काम के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। अमूमन ये कार्य कौन करता है? ये कार्य करती है बैटरी। तो हम ये देखना चाहेंगे कि बैटरी ने कितना कार्य किया है। तो यहां लिखेंगे, इस प्लेट को मैं फर्स्ट प्लेट नाम दे देता हूं, इसको सेकंड नाम दे देता हूं। तो मैं कहूंगा एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक dq आवेश को विस्थापित करने में किया गया कार्य कितना होगा? dw बराबर कार्य का सूत्र, उन दोनों पॉइंटों के मध्य विभांतर जहां जिनके बीच विस्थापन हुआ है और गुणा में आवेश, अर्थात प्लस और माइनस वाली प्लेट के मध्य विभांतर और गुणा में स्थानांतरित आवेश। यही तो होगा किए गए कार्य का सूत्र। उम्मीद आपको ये सूत्र याद होगा। कहां से आया ये? यह है विभांतर की परिभाषा से, जिसको आपने इस रूप में पढ़ा है W/Q0। अब याद आ गया होगा आपको। तो कार्य अगर अल्प है तो हमने dw लिख दिया, और आवेश Q0 की विकल्प है तो हमने dq लिख दिया। तो ये विभांतर की परिभाषा से बना हुआ सूत्र है, बड़े काम का सूत्र है, आपको ध्यान रखना चाहिए इसे। तो अब इस सूत्र की मदद लेते हैं और इस सूत्र की मदद से हम लोग किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। लेकिन इस सूत्र की मदद लेने के लिए तो v चाहिए ना, और v इन प्लेटों के बीच का विभांतर है।
वो कैसे ज्ञात होगा? देखिए, बीच की दूरी हमने मान ली d और प्लेटों के क्षेत्रफल की वैल्यू मान ली a, इनकी जरूरत पड़ेगी विभवांतर में। तो ये प्लेटों के मध्य का विभवांतर है, इसे ही तो संधारित्र का विभव कहते हैं ना। तो ये विभव की वैल्यू कितनी हो जाएगी? विभव की वैल्यू होगी Q डैश अपॉन, ऐसे समझिए आप इसे, विभव की वैल्यू होगी E नोट गुणा में D। E नोट क्या है? प्लेटों के मध्य तीव्रता। ये हो जाएगी Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन नोट। ये तो किसकी वैल्यू होगी? T नोट की, और गुणा में क्या लगा दिया? D। ये क्या हो गया? ये हो गया विभव। कहां भाई? प्लेटों के संधारित्र का विभव। इसे क्या कहते हैं? प्लेटों के मध्य विभवांतर इसे ही कहते हैं। अब इसकी वैल्यू रखेंगे और आगे हल करेंगे। तो dw बराबर Q डैश अपॉन A एप्सिलॉन नोट गुणा में D और गुणा में dq। ये हो गया इस अल्पांश आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य। लेकिन हमें अल्पांश आवेश तो लाना नहीं है। शुरुआत में इस पर आवेश कितना था? कितना आवेश था शुरू में? 0। और फाइनली लास्ट में कितना आवेश हो जाना है? कैपिटल Q। तो 0 आवेश से कैपिटल Q आवेशित होने में किया गया कार्य कैसे ज्ञात करेंगे? देखिएगा। 0 आवेश से Q आवेश लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा? मान लीजिए W। तो कार्य कैसे निकालेंगे? कार्य निकालने का तरीका होगा समाकलन। किसकी लिमिट लगेगी? Q की। तो Q शुरुआत में कितना था? 0। शुरुआत में Q था 0 और फाइनली Q कितना हो जाना है? कैपिटल Q के बराबर। तो वैल्यू रखते हैं Q डैश D dq अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। तो कॉन्स्टेंट्स को बाहर लिखते हैं। कॉन्स्टेंट कौन कौन है? कॉन्स्टेंट है एक तो D है और एक A एप्सिलॉन नॉट है। 0 से Q तक की लिमिट है, तो Q डैश एंड dq। तो W बराबर बन जाएगा, इसका स्मार्टलिंग कर देते हैं, तो D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट, और स्मार्टलिंग करेंगे तो ये बनेगा Q डैश का स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट हो जाएगी 0 से Q तक की। तो W इक्वल टू लिखेंगे हम लोग D अपॉन A एप्सिलॉन नॉट और अपर लिमिट Q स्क्वायर बाय 2, लोअर लिमिट तो 0 हो ही जाएगी। और अब इसका हम फाइनल आंसर निकालते हैं किए गए कार्य का। देखिए, अब कुछ सूत्र याद होगा। ये कौन सा संधारित्र हम देख रहे हैं? समांतर प्लेट संधारित्र बना के चल रहे हैं हम लोग। तो समांतर प्लेट संधारित्र के लिए ये क्या है? अब देखिए, धारिता C इक्वल्स टू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होता है। तो भाई ये तो 1/c है ना, इसको 1/c है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसको W के फॉर्मूले में रिप्लेस कर देंगे, इसको 1/c के रूप में, और इधर बनेगा Q स्क्वायर बाय 2। W बराबर बन गया Q स्क्वायर बाय 2c। ये आ गया यहां से यहां तक आवेश Q आवेश लेकर आने में किया गया कार्य। अब आप देखेंगे कि बुक में थोड़ा मेथड अलग है, वो भी सही है, ये भी सही है। बुक वाले ने क्या कर रखा है, शायद बुक वाले ने कार्य के लिए सूत्र जो है V के स्थान पर Q अपॉन C लिख रखा है, ऐसा ही है। तो ये भी सही है। आप Q की वैल्यू V की वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए, क्योंकि आप जानते हो कि Q बराबर होता है C। तो यहां से आप V की वैल्यू ला सकते हैं Q बाय C। ये भी सही है। इससे भी हल करोगे तो भी फाइनली यही आंसर आना है, और इस प्रकार से हल करोगे तो भी यही आंसर आना है। तो दोनों मेथड ही ठीक है। ठीक है, तो ये क्या आया? कार्य। यहां से यहां तक आवेश को लेकर आने में किया गया कार्य ही तो संचित विद्युत ऊर्जा है, अर्थात यही कोण है। फिर यही कोण है विद्युत ऊर्जा है, संचित विद्युत ऊर्जा है यही। तो विद्युत ऊर्जा बराबर U से रिप्रेजेंट कर देते हैं ऊर्जा को, क्या बना? Q स्क्वायर बाय 2c बन गया।
ओके, तो इसके अलग हम फॉर्मूले बनाते हैं। इससे संबंधित कुछ और भी सूत्र हम ड्राइव करते हैं। एक सूत्र हो गया, ये आप याद रखिएगा। तो ये सूत्र क्या था? संचित ऊर्जा का U बराबर Q स्क्वायर बाय 2C था। न्यूमेरिकल की दृष्टि से इसके और भी रूप हमें ध्यान रखने होंगे। कौन कौन से है बताता हूं। देखिए, आप जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है संधारित्र में? C गुणा में V होता है। अभी अच्छी तरह जानते हैं। तो इस फॉर्मूले में आप Q की वैल्यू को रखिए। कितनी रखेंगे? C गुणा में V। तो U का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा C स्क्वायर V स्क्वायर बाय 2C, और V U इक्वल टू बन जाएगा 1/2 C V स्क्वायर। हम लोग देखिए पहले Q और C में रिलेशन को लिख चुके हैं। Q और C में रिलेशन है ये तो, और ये किस में रिलेशन है? अभी ये रिलेशन है C व V में। अब आप बताइए कौन सा रिलेशन रह गया? सोचिए जल्दी, वीडियो को पॉज करके सोचा करें कि कौन सा रिलेशन रह गया। तो देखिए C और टर्म्स कितनी है? 3 है। तो मैंने अभी भी बताया किस किस में रिलेशन आ गया? Q और C में आ गया, Q और C में आ गया, और C और V में आ गया, C और V में आ गया। तो Q और V का रिलेशन नहीं है ना। Q और V का रिलेशन आपको एक और बनाना है। तो कैसे बनेगा? इसमें Q आना चाहिए और क्या आना चाहिए? V। मतलब कौन नहीं आना चाहिए? C नहीं आना चाहिए। तो आप इस समीकरण में C का वैल्यू रख दो, चाहे आप इस समीकरण में C का वैल्यू रख दो, तो C गायब हो जाएगा। जिस मर्जी में रखिए। जैसे कि मैं तो इसमें रख लेता हूं, तो U निकालेंगे 1/2 C की वैल्यू रखनी है। C की वैल्यू कितनी होगी? आप देखिए C की वैल्यू होगी Q बाय V। C की वैल्यू होगी Q बाय V, और ये क्या पड़ा है? V स्क्वायर पड़ा है। और उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि हमने C की वैल्यू रखी है। तो अब कटने वाला क्या है? एक तो V कटने वाला है। तो समीकरण हमारे पास बनेगी U इक्वल टू 1/2 Q गुणा में V। तो जैसा कि हमने रिलेशन Q और V में चाहिए था, ये रिलेशन किस किस में है? Q और V में रिलेशन है। तीनों ही सूत्र अपने अपने अलग अलग रूप में इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चनों के हिसाब से, न्यूमेरिकल के हिसाब से हम यूजेस करेंगे। अगर न्यूमेरिकल्स में हम लोगों को Q और C दे करके ऊर्जा पूछी गई है तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। C और V दे करके ऊर्जा पूछी गई तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और Q और V दे करके ऊर्जा पूछी गई तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो आपको ये तीनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं इसमें है, ठीक है, हमने ये भी समझ लिया कि इसमें विद्युत ऊर्जा संचित है, लेकिन प्रश्न ये है कि विद्युत ऊर्जा किसके पास है? आप कहेंगे संधारित्र के पास है। इसमें क्या है? तो संधारित्र के कौन से पार्ट में है ये ऊर्जा? क्या प्लेटों के पास है? क्या इस प्लेट के पास है? कहां है ऊर्जा? क्या विद्युत क्षेत्र के पास है? क्या क्षेत्रफल पर डिपेंड करती है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर को ढूंढने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और उसकी मदद से आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ऊर्जा कहां पर छुपी हुई है। तो एग्जांपल को समझिएगा। ऊर्जा किसके पास है? इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। तो इसको समझने के लिए हमने दो संधारित्र लिए हैं। ये है संधारित्र फर्स्ट, संधारित्र फर्स्ट, और एक संधारित्र हमने और लिया है, ये है संधारित्र सेकंड, संधारित्र सेकंड। दो संधारित्र लिए। इसकी एक प्लेट धनावेशित है और दूसरी प्लेट ऋणावेशित है, तभी तो संधारित्र है। और इसकी भी एक प्लेट धनावेशित है और एक ऋणावेशित है। इन दोनों में समानता क्या है? समानता ये है कि इस वाले संधारित्र पर प्लस Q आवेश है और इस वाले संधारित्र पर भी Q आवेश ही है। अलग अलग प्लेटों पर प्लस माइनस होता ही है। इस प्लेट का क्षेत्रफल A है और पहले संधारित्र की प्लेट का क्षेत्रफल भी A है। ये तो इन संधारित्रों में समानताएं हैं।
हमने उदाहरण लिया है, एक एग्जाम्पल की सहायता से हम कौन से प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं कि ये जो विद्युत ऊर्जा है ये कहाँ है, प्लेटों के पास है, प्लेटों के क्षेत्रफल में है, या इस बीच के आयतन में छुपी हुई है अर्थात विद्युत क्षेत्र में है, कहाँ है, इस प्रश्न का उत्तर खोजने का प्रयत्न चल रहा है हमारा। इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, d, और इस डिस्टेंस को हमने 2d मान लिया अपनी ओर से। एक बार के लिए हमने इसका डबल मान लिया। उम्मीद है आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस संधारित्र में संचित ऊर्जा ज्ञात करूंगा। देखिए आपको जब Q दिया है तो आप संभवतः इस सूत्र का यूज करें, ऐसे सूत्र का यूज तो नहीं करेंगे जिसमें Q ही ना हो, तो इस सूत्र का यूज करते हैं हम लोग। ये सूत्र आपको दिख रहा है, जो क्या निकालने के लिए, ऊर्जा निकालने के लिए। तो U1 पहला संधारित्र की ऊर्जा बराबर Q स्क्वायर अपॉन 2C डैश, सॉरी C1 लिख लेता हूं। और इसकी ऊर्जा कितनी होगी भाई, इसकी होगी U2 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन 2C2। ये तो होगी Q, तो हमने Q1 Q2 लिखा नहीं क्योंकि सेम हमने आवेश माना है, C1 C2 लिख लिया हमने। तो C1 की वैल्यू रखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र बताइए क्या है, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। क्या है धारिता का सूत्र, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये है धारिता का सूत्र समांतर प्लेट संधारित्र के लिए। तो इसकी वैल्यू रखिए Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, D ऊपर चला जाएगा, इसमें भी रखिए। तो U2 इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट अपॉन 2D। समझ में आई बात है। अब आप देखिए कि U2 बराबर बन रहा है, इस 2 को एक बार बाहर रख दीजिए, और ये बन रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है क्या, 2A एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिए समीकरण पर, ये वैल्यू जो आपको दिख रही है, ये वाली U1 जो दिख रहा है, ये क्या बन गया है, ये भी U1 ही बन गया है। मिलान कर लीजिए, Q स्क्वायर D अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, 2A एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली यहां हमारे पास रिजल्ट बन रहा है U2 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई U1। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है कि सेकंड संधारित्र जो है, द्वितीय संधारित्र जो है, उस संधारित्र के अंदर जो ऊर्जा है, उस संधारित्र में जो विद्युत ऊर्जा है वो प्रथम संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा का डबल है। इससे क्या रिजल्ट निकला भाई, देखिए ऊर्जा डबल है तो आप ध्यान से देखिए, यहां विद्युत क्षेत्र का आयतन भी डबल हो चुका है। देखिए कैसे भी, यहां आप देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का आयतन कितना था, यहां विद्युत क्षेत्र का आयतन था A गुणा में D, आयतन ही है ये, प्लेट का क्षेत्रफल गुणा में इसकी जो प्लेटों के बीच की डिस्टेंस है। यहां आयतन कितना है, यहां आयतन कितना है, प्लेट का क्षेत्रफल A गुणा में 2D। तो भाई ये हो गया 2A गुणा में D, मतलब इस संधारित्र के आयतन का जस्ट डबल। तो आयतन में कौन है, आयतन में विद्युत बल रेखाएं हैं। इसका मतलब जैसे विद्युत बल रेखाओं का आयतन डबल हुआ, वैसे संचित ऊर्जा भी क्या हो गई, डबल। तो हमारे प्रश्न का उत्तर मिला कि ऊर्जा कहां है, ऊर्जा विद्युत क्षेत्र के आयतन में संचित है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र का आयतन ज्यादा तो संचित ऊर्जा ज्यादा, और विद्युत क्षेत्र का आयतन कम तो संचित ऊर्जा कम। अब हम एक काम करते हैं, इससे संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं। सामने हमें दिया हुआ है समांतर प्लेट संधारित्र और प्लेट का क्षेत्रफल ध्यान दीजिएगा, प्लेट का क्षेत्रफल 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस क्वेश्चनों में इस प्रकार की गलती होती है, हमेशा अक्सर गलती हो जाती है हम लोगों से इस टाइप की, कि हम लोग सेंटीमीटर पर फोकस नहीं करते। सेंटीमीटर दिया है, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए, इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड प्लेट्स के बीच की दूरी 2.5 mm मिलीमीटर, इसको भी हमें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसको 400 वोल्ट आपूर्ति से जोड़ा गया है, और इसमें संचित ऊर्जा हमसे पूछी गई। देखिए मैंने आपको संचित ऊर्जा के 3 सूत्र बताए थे। अब अपने को ये पता लगाना है कि कौन सा सूत्र काम का है। पता लगाने से पहले हमें गिवन लिख देना चाहिए। गिवन से हमें काफी हेल्प मिल जाती है
सूत्र का पता लगाएंगे। तो हमें एक तो क्षेत्रफल दिया हुआ प्लेट्स का ए कितना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये होगा 90 गुणा में 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर के लिए 10 की पावर -2, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है ना, स्क्वायर सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो 10 की पावर -4 हो जाएगा ये। और बीच की दूरी, प्लेट्स के बीच की दूरी 2.5 mm, तो mm को भी कन्वर्ट कर दो किसमें भाई, मीटर में, 10 की पावर -3। ये होगी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस, ये हो गया प्लेट्स का क्षेत्रफल। और क्या दिया हुआ है, हमें दिया गया है कि इन प्लेट्स को कितनी वोल्ट के साथ जोड़ा गया है, इन प्लेट्स के मध्य विभवांतर कितना लगाया गया है, विभव कितना है 400 वोल्ट। इस प्रकार का संधारित्र है हमारे पास, और इसे बैटरी से संयोजित किया गया है, और बैटरी की वोल्टेज कितनी है 400 वोल्टेज। ओके, प्लेट्स का क्षेत्रफल भी दिया हुआ है और प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस भी दी हुई है। हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है संचित विद्युत ऊर्जा। ऊर्जा का सूत्र एक तो होता है Q²/2C। क्या ये सूत्र लग सकता है? हाँ, लगा सकते हैं, लेकिन हमारे पास Q दिया होना चाहिए और C दिया होना चाहिए। C तो हमारे पास है। कैसे? जिसको सूत्र याद है C का, उसे अब तक पता चल गया कि C कहाँ है। देखिए C का सूत्र A∝0/d। बताइए पता चला या नहीं चला? तो पता चला या नहीं चला? C का सूत्र क्या था? C = A∝0/d। अब बताइए A दिया या नहीं दिया? दिया है। D भी दिया है। एप्सिलॉन आ रहा है कांस्टेंट वैल्यू, तो इन तीनों को हम रखें तो क्या मिल सकता है C। लेकिन हमारे पास क्या नहीं दिया? Q। तो ये सूत्र हमारे काम का नहीं है यहाँ। तो 3 सूत्र याद करवाए थे आपको। दूसरे सूत्र पर आते हैं। तो ऊर्जा का दूसरा सूत्र 1/2CV²। पता लगाते हैं सूत्र काम का है क्या? आपको पता चल गया होगा अब तक, तो ये सूत्र काम का है। क्यों? C की वैल्यू A∝0/d से निकलेगी और V की वैल्यू 400 वोल्ट दे रखी है। तो बताइए इक्वेशन हो गया या नहीं हो गया? ये तो हो गया। वैल्यू रखो और कैलकुलेट कर दो। U = 1/2। C की वैल्यू क्या है? A∝0/d गुणा में V अपने को डायरेक्ट ही दिया हुआ है स्क्वायर। तो सभी की वैल्यू रखेंगे और हल करेंगे। U = 1/2, A की वैल्यू कितनी रखेंगे 90 गुणा में 10 की पावर -4, एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 गुणा 10 की पावर -12, D की वैल्यू 2.5 गुणा 10 की पावर -3 और V की वैल्यू 400 का क्या कर देंगे स्क्वायर। एक गुणा बाद आप खुद कर लेना। इनका जो वैल्यू आएगा वो मैं आपको लिख के बता देता हूं डायरेक्ट ही। U = हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी 1/2 और इस पूरे स्टेप को आप हल करेंगे तो आपको वैल्यू मिलेगी 3.18 × 10 की पावर -11 और ये है 400 स्क्वायर। इसको हल करेंगे तो आपके पास वैल्यू निकल करके आएगी 2.54 × 10 की पावर -6 ऊर्जा है तो इन जूल। ये कैलकुलेशन आप खुद कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन क्या हुआ कंप्लीट।